13 करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो हमारा रनिंग ऑन है अकाउंट का, वही बहुत आसान था। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर जो इसके पहले का करवाया था वो लगा था। बहुत आसान है, एकदम आराम चालू करते हैं, ख़त्म करते हैं। बस नियम ये होता है कि पहले संपत्ति साइड का सारी चीज़ प्ले करते हैं, बाद में दायित्व साइड का उसकी जो समाधान होते हैं उसके बेसिस पे करते जाते हैं। गणनाएँ जो होती लिखते जाओ। पूरी खाता आपको बनाने तो पहले ही सिखा दिया गया है, वो आपको अच्छे तरीके से आता होगा। आगे पिछले क्वेश्चन में सिखाया गया आपको। इसमें रोजनामचा भी लिखना है आपको, आज रोजनामचा लिखना मैं सिखाऊंगा। बहुत आसानी लगने वाला है। पहले आप खाता तय करोगे, फिर सवाल चालू करोगे। सवाल जब चालू करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी नीचे समाधान दिए हैं उसमें पक्की तलपट की जो प्रविष्टियाँ हैं उस पर आप टिक मार दोगे। 1 2 3 4 5 नंबर ऐसे आपको डाल देना है। स्टार्ट करेंगे संपत्ति से। तो जो पक्की तलपट हमको दिया है सवाल में, उसमें आप देखोगे संपत्ति में सबसे ऊपर के पार्ट में दिया हुआ है जमीन मकान 1,40,000। उसमें दिया हुआ है जमीन मकान 1,40,000 और बोला है कि 10% की वृद्धि करना है। वृद्धि मतलब उसको जोड़ना रहेगा। अब आपके मकान की कीमत होगी 1,54,000। इसका मतलब होता है कि आपको फ़ायदा हुआ और संपत्ति में वृद्धि हो तो उसे हमको कहाँ लाना रहता है, पुनः मूल्यांकन के उधार साइड में। तो आपको लिखना है जमीन मकान और फिर लिख देना है 14,000, जो बहुत आसानी से कर सकते। उसी प्रकार से उसके बाद दिया हुआ है यंत्र 80,000। यंत्र दिया हुआ है 80,000 और बोला है 40% की क्या करना है, कमी करना है। आप कैसी का यूज़ करोगे, 80,000 का 40% निकालोगे, लगभग 32,000 आएगा। फिर घटाव करोगे, आउटर में आएगा 48,000। यहाँ पे कमी हुई, संपत्ति में कमी हुई, इसका मतलब आपका वैल्यू कम हुआ, आपका घाटा लगा। और जब भी संपत्ति में कमी होती है हमको कहाँ लिखना होता है, उसे पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ लिखना होता है। तो पुनः मूल्यांकन के उधार में लिखेंगे यंत्र में हमारे कमी हुई है 32,000 रुपये। उसी प्रकार आगे क्वेश्चन में दिया है फर्नीचर, और फर्नीचर में भी नंबर 2 में ही लिखा हुआ है कि यंत्र और फर्नीचर दोनों में हमको कमी करना है 40% की। तो ये जो 40,000 लिखा हुआ है उसमें भी हमको क्या करना है, सॉरी 30,000 लिखा हुआ है, उसमें भी हमको क्या करना है, कमी करना है 40%। तो 40% की कमी मतलब 12,000 आएगा। कैसे भी आप करोगे 40% निकालोगे तो 12,000 आएगा। घटाव करके आउटर में छोड़ोगे, तो कमी करना था। और कमी जब करना हो तो सीधा जैसे आपका यंत्र आया था वैसे ही यहाँ पे फर्नीचर भी आ जाएगा। और फर्नीचर की कीमत यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी, 12,000 की कमी हुई। पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ मतलब वो हमारा घाटा मतलब कमी दर्शाता है। इसके बाद इसी सवाल में फर्नीचर के नीचे दिया हुआ है विनियोग, और विनियोग में ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि उसकी कीमत जो है वो 18,000 है। मतलब वही कीमत 80,000 है और बाजार कीमत 18,000 है। और समायोजन नंबर 7 में दिया है कि जो बाजार कीमत है उस कीमत पे हमें उसे रखना है। तो बाजार कीमत बाहर दिया है 18,000, मतलब 2,000 रुपये की क्या होगी, कमी। तो 2,000 की जो कमी है वो यहाँ दर्शाना है। यहाँ माइनस हुआ, फिर आपको वापस आना है। जैसे कि सभी संपत्ति में कर रहे हो वैसे विनियोग भी संपत्ति है, विनियोग में भी वही फॉर्मेट आएगा। तो विनियोग कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2,000 रुपये। इसी प्रकार आपको आगे चलना है और आगे देखना है। देनदार में दिया हुआ है 40,000 रुपये देनदार दिया हुआ है। जस्ट एक के नीचे जो लिखा है संपत्ति वो मैं लिखते जा रहा हूँ। 40,000 दिया हुआ है और समायोजन में ही बोला हुआ है, उसमें नंबर डाला हुआ है। आप समायोजन देख सकते हैं आराम से कि डूबत ऋण जो है, जो पहले 500 थी, 1500 थी, उसे अब सिर्फ 500 रुपये रखना है। 1,000 रुपये की आवश्यकता डूबत ऋण की नहीं है, मतलब 500 रखना है। तो कितना हो गया, 39,500। पहले कितना था, 38,500। अब कितना हो गया, 39,500। इसका सीधा मतलब होता है कि 1,000 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ, और फ़ायदा हुआ तो क्या हो जाएगा, डूबत ऋण अनामत की आवश्यकता नहीं है, उससे हमारा फ़ायदा हुआ। फ़ायदा हुआ तो पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ आएगा 1,000 रुपये का। आगे चलते हैं। आगे सवाल में दिया है स्टॉक। स्टॉक दिया है 31,500 और उसके बारे में नीचे बोला हुआ है कि स्टॉक के मरम्मत खर्च की आवश्यकता है। तो स्टॉक बोला है 31,500 और बोला है कि उसमें मरम्मत खर्च की आवश्यकता है। मतलब
कुछ गड़बड़ी होगी, उसको सुधारना पड़ेगा हमको। तो मरम्मत खर्च का कितना ज़रूरत है? 1500। तो 1500 मरम्मत खर्च करा देंगे। तो अभी स्टॉक कितने का बचा? 30,000 का। मतलब कि स्टॉक में भी हम लोग एक तरह से देखें तो कमी आई। तो जैसे सारे संपत्ति में हुआ है वैसे इसमें भी होगा। मरम्मत खर्च यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? 1500 रुपये की कमी। इसी प्रकार से आगे चलेंगे और रोकड़ शेष दिया हुआ है, लेकिन रोकड़ शेष के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। तो रोकड़ शेष के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो सीधे जितनी अमाउंट दी है रोकड़ शेष की उसे आपको डायरेक्टली लिख देना है। कितना लिख देना है? 30,000 दिया है तो 30,000 वैसे का वैसे लिख दिया जाएगा। अब संपत्ति साइड का आपका पार्ट खत्म हो गया। अब आपको दायित्व साइड में आना है। सबसे पहले दायित्व में दिया हुआ है पूंजी, और पूंजी में कितना दिया हुआ है? पूंजी में 2 दिया हुआ है, साधन और निर्मित। लेकिन आपको पूंजी वाली अमाउंट जो है वो आपको पूंजी खाते में नहीं लिखना है, बल्कि आपको पूंजी खाता आपने स्पेशल बनाया हुआ है तो वहाँ लिखना है शेष आगे लाए, मतलब पूंजी के अमाउंट लाए। और शेष और पूंजी का हमेशा जमा शेष होता है, इसलिए हम लोग उसको जमा साइड में ही लिखेंगे। पूंजी में दिया हुआ है सवाल में 80,000 और 50,000, तो 80,000 और 50,000 आपको डायरेक्टली लिख देना है। उसके नीचे दिया हुआ है 2 चीज़ें, सामान्य अनामत और एक लाभानी खाता। तो सामान्य अनामत क्या होता है? एक अनामत होता है जो साझेदार लाभ का हिस्सा होता है, जो साझेदार आपस में बांट लेते हैं, और आपस में बांटने की जगह पूंजी खाता ही होती है। तो सामान्य अनामत को आप बांट दोगे, और बांटोगे किस अनुपात में? सवाल में जो पुराना अनुपात दिया हुआ है 5:3 सवाल में दिया हुआ है, वो ख्याल करके आप उसमें बांट दोगे। तो 5:3 में बांटना है, और सामान्य अनामत सवाल में दिया हुआ है 80,000। तो बांटते हैं। निर्मी का कितना आएगा? टोटल 80,000 है, 80,000 को 5:3 में, मतलब कि 5/8 तो आएगा 50,000। उसी प्रकार से साजन का भी बांट देंगे। साजन का कितना है? 80,000 दिया है कुल, उसमें उसका हिस्सा है 3, तो 3/8 करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 30,000। तो 80,000 30,000 आया, 50,000 और 30,000 आया, तो 50,000 और 30,000 हो जाएगा। इसी प्रकार से सवाल में दिया हुआ है लाभानी खाता, तो लाभानी को भी आपको बांटना है, क्योंकि ये सब दायित्व में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इस सबको जमा साइड ही बांटेंगे। ये भी अनामत का ही होता है, लाभानी खाता भी अनामत माना जाता है, लाभ या हानि। तो यहाँ पे लाभ हुआ है, साझेदार का लाभ हुआ है, वो रखा हुआ है अनामत में, तो वो अमाउंट को भी हम लोग यहाँ पे बांटेंगे। वो भी दिया है 48,000 दिया हुआ है, तो उसको भी आप बांटोगे। लाभ हानि को भी आपको बांटना तो आता ही है कैसे पे, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। तो निर्मी का कितना बांटना है? 48,000 है टोटल, तो 48,000 का करोगे 5/3, 5/8, क्योंकि 5:3 में बांटना है ना, इसलिए जो अमाउंट जो 5 लिखा है वो बट्टे में दोनों को जोड़ के वो, तो अच्छा 48 लगभग 30,000 आएगा। कैसी पे आप करोगे तो कैसी पे आप करके देख सकते हैं आराम से। इधर भी 48,000, उसको भी 3/8 में बांटना है, तो कितना आ जाएगा? 18,000। तो ये आपको लिख देना है 30,000 और 18,000। इस तरीके से ये भी हो गया। आगे पूंजी में ही आप देखोगे उसके नीचे दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ है। आगे लोन दिया हुआ है, लेनदार और देनी हुई, तो वो सारी अमाउंट भी हम लोग को यहाँ लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले लोन दिया हुआ है, लोन कितना दिया हुआ है? 70,000, और उसके बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो वो डायरेक्टली लिख देंगे। जो परसेंट लिखा है उसको आपको ख्याल नहीं करना है, उसके बारे में कुछ बोला होता कि ब्याज देना है, कुछ करना है, तभी आपको उसको ख्याल करना है। तो लोन की अमाउंट डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद लेनदार दिया हुआ है 32,000, लेकिन उसके बारे में नंबर 5 में बोला हुआ है, तो ख्याल करते हुए हम लोग उस सवाल को करेंगे। 32,000 दिया हुआ है, और इस पे नंबर 5 में बोला है कि नहीं चुकाना है हमको। कितना रुपये नहीं चुकाना है? मेरे हिसाब से 1500 रुपये नहीं चुकाना है, तो कितना हो जाएगा? 30,500। ये आप देख सकते हो नंबर 5 पे कैसा बोला हुआ है। इसके बाद लेनदार के बाद देनी हुंडी बोला है,
और देनी हुंडी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो सीधे सीधे उसकी पूरी अमाउंट जो है 10,000 वो आपको पूरा लिख देना। इस तरीके से सभी चीज़ें हो गई। लेकिन आप देखोगे कि समझन में सारी जो हम लोगों ने टिक मारा है उसमें नंबर 6 का जो है नंबर वो कहीं नहीं आया है। तो नंबर 6 की जो प्रविष्टि है उसको हम लोग डायरेक्टली समझन से पढ़ के और कर देंगे। नंबर 6 में बोला है चुकाना बाकी खर्च 10,000। चुकाना बाकी खर्च मतलब हमारा ये दायित्व है, और चुकाना बाकी खर्च और वो अमाउंट है 10,000। मतलब हमारे दायित्व में क्या हुई, वृद्धि हुई। और दायित्व में वृद्धि का सीधा मतलब ये होता है कि हम लोग उसको पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ लिखेंगे। चुकाना बाकी खर्च 10,000 रुपये, वो सीधा सीधा लिख दिया। इसी प्रकार से अगला आगे लिखा हुआ है चुकाना बाकी खर्च कर अप्राप्त आय लिखा हुआ है। तो अप्राप्त आय लिखेंगे, अप्राप्त आय उसकी अमाउंट भी दी हुई है आपको। अप्राप्त आय दी हुई है 20,000 रुपया, तो वो 20,000 रुपये आपको सीधे से। और अप्राप्त आय मतलब हमको आय मिलना है तो हमारी संपत्ति है, भविष्य मिलेगा, ये हमारा फायदा है, संपत्ति है। और अगर संपत्ति में वृद्धि हो तो कहाँ आता है, पुनः मूल्यांकन के जमा साइड। तो अप्राप्त आय वो कितना है 20,000 रुपया, तो 20,000 रुपये सीधे सीधे। अब हमको क्या करना है, दोनों साइड, अच्छा इस तरीके से सारी चीज़ें खत्म हो गई। अब हमको क्या करना है, दोनों साइड टैली करना है। तो टैली करते हैं, इधर का और इधर का दोनों तरफ का जोड़ेंगे तो इधर वाली अमाउंट ज़्यादा आएगी और जोड़ आएगा 57,500। 57,500 आएगा, 57,500। तो 57,500 ये आया। अब इसमें से इधर वाली अमाउंट को घटाएंगे और घटाने पे क्या आएगा, आपका लगभग आएगा 39,000। और 39,000 को आपको पुराने अनुपात में बांटना है। और इस साइड आया तो हानि होता है, इस साइड आया तो लाभ होता है। यहाँ आपको हानि हुई पुनः मूल्यांकन में। और पुराना अनुपात इसका दिया है 5:3। और साजन और निर्मी आपको लिखता हूँ मैं यहाँ पे, उसको आप 5:3 में, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बांट के बताया है वैसे ही आपको बांटना है। तो बांटेंगे, कितना आएगा 24,375, 24,375 और 14,625, 14,625। अच्छा, जो यहाँ हुआ यही हम लोग ट्रांसफर करते हैं। हानि हुई तो इस साइड में आएगा, इस साइड में हम लोग लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाता। और कितना अमाउंट आई है 24, साधन का आया है 24। अच्छा, ब्रैकेट में ये भी देगा कि हानि है 24,375 और 14,625। अब आपको जोड़ना है क्योंकि इस साइड का अमाउंट ज़्यादा है, इसे उस तरफ जोड़ना है। और फिर बाद में घटाव करके यहाँ लिखना होता है। तो जोड़ेंगे 80 1,60,000 आएगा। और इसको भी जोड़ेंगे तो लगभग 80 90 98,000 आएगा। 98,000 और 1,60,000। इसमें से शेष आगे ले गए, मतलब इसमें से ये अमाउंट को इस अमाउंट को घटाना है। और घटाने के बाद कितना आएगा 1,35,625 और 83,375 ये अमाउंट यहाँ पर आएगी। तो ये जो अमाउंट आई ये पूंजी का आया, तो पूंजी आपने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो अमाउंट को आपको छापना है। तो 1,35,625
और यहाँ पर 83,375। इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों अमाउंट को जोड़ना है। तो जोड़ के आप देखोगे तो जोड़ने पे आएगा 2,19,000, 2,19,000। अब दोनों साइड का आप टैली करोगे, एक ही जैसा सेम टू सेम आना चाहिए, वो आप करोगे अपने आप से। अब रोजनामचा मैं आपको सिखाता हूँ, एकदम आसान है। जो यहाँ की चीज़ें हैं इसको आपको देख करके पूरा बनाना है, जो बहुत आसान होता है। अगर कोई चीज़ उधार तरफ लिखी है या जमा तरफ लिखी है तो जमा तरफ से चालू करते हैं। जमीन मकान जमा तरफ लिखा है, जमा में लिखा है 14,000, इसका सीधा ये मतलब होता है कि जमीन मकान खाता क्या हो जाएगा उधार, और पुनः मूल्यांकन के जमा में है तो पुनः मूल्यांकन खाता क्या हो जाएगा जमा। समझ गए? जमा वाली चीज़ को उधार करना है, मतलब जमीन मकान खाता उधार हो जाएगा, और जमा में क्या आ जाएगा, पुनः मूल्यांकन खाता, पुनः मूल्यांकन। और जमा में कितना आ जाएगा, कि जो अमाउंट है वो दोनों तरफ आ जाएगी, 14,000 और 14। और ब्रैकेट में जो सवाल में बोला है वो पूरा सवाल यहाँ लिख करके उसके लिख सकते हैं, या कभी कभी बिना विवरण का आपको लिखना होता है, विवरण आप ना लिखो, ऐसा दिया रहता है बोर्ड मतलब एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसा बोल देगा कि विवरण मत लिखो, तो आपको नहीं लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे आप कि जमीन मकान की कीमत में वृद्धि हुई उसके, ऐसा लिख करके आप लिख दोगे। और फिर आपको नाम का नियम पता है, क्रम लिख दोगे आप, नंबर 1 2 3, तारीख नहीं हमारे पास, नाम क्रम लिखेंगे, क्रम लिखेंगे 1 2 3 4, ऐसा लगातार चलता रहेगा। इसके बाद अगला चलेंगे, दूसरे नंबर पे आएंगे। अच्छा, जैसे जमा का मैंने बताया कि जमा साइड में हो तो पुनः मूल्यांकन खाता क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। वैसे अगर उधार साइड में हो तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार हो जाता है। और यह दूसरा जो यहाँ पे नाम लिखा होता है वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो उधार साइड में है तो ये खाता क्या हो जाएगा, जमा। मतलब ये पूरा खतौनी का नियम है, खतौनी के नियम पे ही काम हो रहा है। उधार तरफ है तो लिखते हैं पुनः मूल्यांकन खाता उधार, और यंत्र खाता जमा, यंत्र खाता जमा की जगह पे हम लोग का लिखते हैं। और सवाल में जो बोला है वो आप चीज़ें डायरेक्टली डाल दोगे, समझ में जो लिखा है वैसे को वैसे पूरा उतार देना है आपको। अमाउंट कितना है, 32,000 ऊपर 32,000 और 32,000, आसान लगेगा मेरे हिसाब से। उसी प्रकार से फर्नीचर दिया हुआ है, उधार तरफ है तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार होगा। और जमा में क्या आ जाएगा, जो नाम है फर्नीचर नाम है तो फर्नीचर खाता जमा आ जाएगा, फर्नीचर खाता का। ये तीसरा नंबर हो गया आपका। कितना रुपये दिया है, 12,000, 12,000 और 12,000। समझ में जो बोला है वो आप लिख दोगे और बाद में नहीं, वैसे नंबर 4 लिखोगे। ऐसे आगे चलते रहोगे। जैसे विनियोग दिया है तो विनियोग उधार तरफ दिया है तो लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाता उधार, और जमा में क्या लिखोगे, जो नाम है विनियोग नाम है तो विनियोग लिखोगे, विनियोग आता का। अमाउंट कितनी है, 2,000 2,000 2,000 इधर 2,000 उधर। इसमें भी समझने जो लिखा है वो लिख दोगे। 5वां नंबर उसमें दिया हुआ है 1,000 रुपये की आवश्यकता नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है तो उसके भी प्रविष्टि आप पुनः मूल्यांकन के आप इसको जमा साइड में लिखे हो तो पुनः मूल्यांकन खाता जमा होगा और डूबत ऋण उधार होगा, तो डूबत ऋण उधार लिखोगे, डूबत ऋण अनामत खाता उधार, और जमा में पुनः मूल्यांकन खाता जमा, पुनः
मूल्यांकन खाता का, उसकी अमाउंट कितनी है? 1000 रुपया, क्योंकि 1000 रुपये की आवश्यकता नहीं थी। जो सवाल में लिखा हो लिखोगे पूरा, लाइन लिखोगे, 6 नंबर पे आओगे। उसके बाद मरम्मत खर्च, स्टॉक का मरम्मत खर्च बोला हुआ है। कितना रुपये? 1500 रुपये। तो वो भी पुनः मूल्यांकन की, आप उधार तरफ लिखे हो तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार होगा। पुनः मूल्यांकन खाता उधार, और जमा में क्या आ जाएगा? मरम्मत खर्च। मरम्मत खर्च खाता का अमाउंट कितनी है मरम्मत खर्च में? 1500। तो 1500 उधार हो जाएगा और 1500 जमा। इसी प्रकार चुकाना बाकी खर्च दिया है, इसको आपने उधार तरफ लिखा हुआ है, तो यहाँ आपको क्या करना है? जमा तरफ करना है। उधार में क्या आ जाएगा? अच्छा, सवाल में जो लिखा रहेगा वो लिखना मत भूलिए आप। चुकाना बाकी खर्च उधार तरफ दिया है, तो आप उसको पुनः मूल्यांकन खाता उधार लिखोगे। पुनः मूल्यांकन खाता उधार, और चुकाना बाकी खर्च खाता जगह जमा। चुकाना बाकी या फिर खर्च खाता क्या हो जाएगा? जमा। अमाउंट कितनी दी है यहाँ पे? 10,000 है, 10,000 लिख दोगे, और सवाल में जो लिखा है वो लिख दोगे। 8वां नंबर, इसमें दिया हुआ है अप्राप्त आय, तो उसको भी लिखोगे। अप्राप्त आय कितना रुपए है? 20,000 रुपये है, और वो जमा साइड में है, तो पुनः मूल्यांकन जमा होगा, और अप्राप्त आय क्या होगा? उधार। अप्राप्त आय खाता उधार, और पुनः मूल्यांकन खाता जमा। उसकी अमाउंट दी है 2000 रुपये, तो 20,000 रुपये सॉरी। प्राप्त आय की मांग 2000 है, 2000 ही आपको मिली, तो 2000 सवाल में लिखा लिख दोगे। नंबर 9, लास्ट में नंबर 9 में ही जो हानि है, इसको बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ये पूंजी है, लेकिन ये जमा तरफ आई है तो इसको हम उधार तरफ देंगे। साधन की पूंजी खाता उधार, इसको साधन की पूंजी खाता उधार, और दूसरा नाम है निर्मी, तो निर्मी की पूंजी खाता उधार, और जमा में क्या आएगा? दोनों अमाउंट जोड़ के जमा में आएगी और नाम आएगा पुनः मूल्यांकन। पुनः मूल्यांकन खाता का। उधार में कितनी अमाउंट है? साधन की है 24,375, और पुनः मूल्यांकन में कितना है? पुनः मूल्यांकन में है 14,625, 14,625, और दोनों को जोड़ के भी हमारे पास है 39। और सवाल में लिख दोगे कि पुनः मूल्यांकन से खाता में